हेलो दोस्त, किसकी धड़कन तेज हो रहा है? आरआरसी डब्ल्यूआर वाले का रिजल्ट आया नहीं। 2 फरवरी से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ गया। हालांकि ये 2-3 दिन बढ़ गया है। पहले 30 जनवरी को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। आरआरबी अपनी नहीं सुन रहा तो रेलवे बोर्ड का क्या सुनेगा। आईएमई का जो आया था नोटिस, या कह सकते हैं रेलवे का कैलेंडर आया था, उसको भी नहीं मान रहा है। डब्ल्यूआर बोल रहा है मैं तो, आप कह रहे हैं 18 से डीबी कराओ, मैं तो 1 तारीख से ही 2 तारीख से ही कराऊंगा। अच्छी बात है, कैंडिडेट के लिए अच्छा है, लेकिन ये तेज़ी बरकरार रहे ज्वाइनिंग तक, और ज्वाइनिंग के आगे पोस्ट अलॉटमेंट तक, डिवीज़न अलॉटमेंट तक। तो अच्छी बात है, डीबी स्टार्ट हो रहा है, लेकिन अभी रिजल्ट नहीं आया है। तो बिना रिजल्ट के डीबी तो होता नहीं है। तो धड़कन तेज न कीजिए, रिजल्ट जल्दी ही आएगी। नोटिस में नहीं लिखा है लेकिन आएगी। क्या क्या डॉक्यूमेंट तैयार करके रखना है उसके बारे में भी थोड़ा बात कर लेंगे इस वीडियो में। हालांकि बहुत सारे वीडियो अवेलेबल है चैनल पे, उसको देख सकते हैं। तो सबसे पहले आईएमई जो मेडिकल का आया था कि इतने इतने तक सारा कैलेंडर देना है। पहले तो दिया हुआ था रांची वाला, जो डेट में 21 तारीख का था। उसके बाद हम डब्ल्यूआर को इसमें ढूंढेंगे कि डब्ल्यूआर का क्या टाइम शेड्यूल था। 1 मिनट। डब्ल्यूआर सबसे नीचे है, 10,734 वैकेंसी है। पीटी में करीब करीब 18,000 प्लस पास हो चुके हैं। पीटी ख़त्म हो चुकी है। इनका टाइमलाइन कुछ इस प्रकार से था। जो आपकी पीटी स्टार्ट डेट 15 जनवरी तक का ख़त्म करना था। 1 मिनट यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ था आपका टारगेट डेट ऑफ पीटी कंप्लीशन 22 जनवरी तक, 23 तक। तो 22 जनवरी से पहले ख़त्म हो गया, सही है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए रिजल्ट जो था वो देना था डब्ल्यूआर को कब तक, तो 8 फरवरी को। 8 फरवरी को रिजल्ट अगर जारी होगा तो 2 फरवरी को डीबी कैसे होगा? पॉसिबल है? नहीं है। तो आरआरबी बोला नहीं, हम इससे पहले करेंगे, वो नोटिस दिखाएंगे अभी। उसके बाद इनको 23 फरवरी 2023 तक मेडिकल एग्जामिनेशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट करने का टारगेट दिया गया था। स्टार्ट का है, देख लीजिएगा, स्टार्ट करने के लिए। और उसके बाद इनका टारगेट तो कंप्लीशन डीबी था 15 मार्च। तो ये तो कह रहे हैं कि मैं तो फरवरी में ही सारा ख़त्म कर दूंगा, और उसके बाद आगे की प्रोसेस अगर पहले फरवरी में ख़त्म हो गया तो ये भी इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, यानी मार्च में ही हो जाएगा। तो चलिए, अच्छी बात है, खबर अच्छी है। इस वाले को हम भूल जाते हैं। अब आते हैं डब्ल्यूआर के वेबसाइट पे। डब्ल्यूआर के वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ पे हमें इस नोटिस में चला जाना पड़ेगा। पहले कोरिजेंडम ऑल नोटिस आ चुका था, अभी नोटिस नंबर 5 है, इसको ओपन कर लेंगे। इस 5 नंबर को नोटिस ही हम पहले पे हटा देते हैं। यहाँ से नोटिस देखेंगे तो ये नोटिस है आपका 24/1/2023 का। इसमें इन्होंने बोला है कि जो हमने कहा था आपसे कि 30/1 से लेके 8/2 तक आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे, उसको रिशेड्यूल करके हमने 1/2 से लेके 10/2 तक कर दिया है। जबकि यहाँ तक इनको रिजल्ट देने था 8 फरवरी तक इनको रिजल्ट देने के लिए टारगेट दिया गया था, उससे पहले कर दिया, और फर्स्ट डीबी के लिए नोटिस जारी हो गई है। हो सकता है सेकंड डीबी भी आए, कैंडिडेट कम करके पहले ले ले और टारगेट को धीरे धीरे करते रहे बाकी कैंडिडेट का। और बाकी आप देखते हैं, देख ही रखे हैं, इनके पास जो नोटिस आया है इससे पहले वाला, एक बार आपको बिना नोटिस दिखाए समझ में नहीं आएगा। 4 नंबर वाला नोटिस 1260 था, इसको भी देख ले। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की स्टार्ट जो थी 30 तारीख से लेके 8 तक थी, और ये सीसीए के लिए था। तो अब यहाँ पे बात बनता है कि यहाँ से 2 चीज़ें निकल रही है। एक तो सीसीए का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था 2 से अब 10 तक होगा सीसीए और इनके लिए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि ये जो सीसीए और डीजीए का ये डीबी है, तो पुराना वाला नोटिस के अनुसार से ये पूरा फॉलो नहीं हो रहा है। यानी इन्होंने पहले इसके लिए कर दिया शिफ्ट, और शिफ्ट करने के बाद एक चीज़ का इंडिकेशन क्लियर सा मिल गया है कि आप धड़कन तेज कर लीजिए। 1 मिनट, इसको मैं डाउनलोड हटा लेता हूँ। क्या तेज कर लीजिए, आपकी रिजल्ट इस वाले सीसीए के रिजल्ट से बहुत जल्दी में आपको इस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डेट 1/2 से लेके 10/2 के पहले आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा।
और जो बाकी 10 के बाद आगे वाला स्लॉट है राजकोट, मुंबई, अहमदाबाद, बड़ोदरा और राजकोट वाला, ये शुरू होगा नॉर्मल कैंडिडेट का। और नॉर्मल कैंडिडेट का जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुरू होगा उससे पहले आपको इसी जनवरी के एंड तक, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से 15 दिन पहले तक या 10 दिन पहले तक, 10 दिन मान सकते हैं कम से कम, क्योंकि इस बार फास्ट हो रहा है, आपकी रिजल्ट आ जाएगी। अब 10 दिन रिजल्ट पहले आ जाएगी तो यहाँ 10 है, तो आज तारीख है आपका 24, 2-3 से आपका 27 से 30 तारीख के बीच में आपका, हमें लगता है कि आपका रिजल्ट अहमदाबाद से पब्लिश हो जाएगा नॉर्मल कैंडिडेट का। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 10 के बाद कभी भी शुरू हो सकता है। उसमें टारगेट दिया हुआ था 23 फरवरी, लेकिन 23 फरवरी से पहले वो भी शुरू हो जाएगा। तो अहमदाबाद अभी लीड कर रहा है इस वैकेंसी को, तो चलिए अच्छी बात है। अब डॉक्यूमेंट की बात है, लोगों का ये नॉर्मल का हो ये CCA का है, नोटिस यही रहेगा, कॉमन इंस्ट्रक्शन सबके लिए कॉमन ही रहेगा। और कॉमन रहेगा तो इसको ध्यान देना है। एक चीज़ तो मुझे लग रहा है ये चीज़ें नहीं मांगनी चाहिए थी, जो एप्लीकेशन फॉर्म पहले उस समय भरा गया है 2018 की एप्लीकेशन फॉर्म 2023 तक सभी के पास नहीं हो सकता, हालांकि संभाल करके रखने वाले रख सकते हैं, इसको थोड़ा सा रिलैक्स देना चाहिए था। बाकी चीज़ें पे और बात करते हैं। पहला है एलिजिबल कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जो होंगे उनको मेडिकल के लिए भेजा जाएगा, तो 2-3 दिन तैयारी करके रहें कि 3-4 दिन आपको रुकना पड़ सकता है, हालांकि नेक्स्ट डे भी हो जाता है बहुत सारे कैंडिडेट का। उसके बाद आपका है वेन्यू चेंज नहीं अलाउ होगा, ये सब सही है, कॉमन इंस्ट्रक्शन है। तीसरा है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, कह रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉलोइंग कैंडिडेट ओरिजिनल अलोंग विद दी 2 सेट ऑफ फोटो कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट ड्यूली सेल्फ स्टेटेड अंडर, इन सारा डॉक्यूमेंट का लेना चाहिए। लेकिन ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या लेना है, एप्लीकेशन फॉर्म कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनमें के नीचे वाला ज़रूरी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म को आप इग्नोर भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ कैंडिडेट के पास रहता है तो उससे उनको आसान हो जाता है इजी रूप में चेक करने के लिए। और लॉगिन करके कैंडिडेट ने तो उस समय रख ही लिया था अपने पास, तो जितना अच्छा है वो ले लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं है। इस पर बहुत टाइम हो चुका है तो सभी के पास होगा या नहीं होगा पता नहीं। उसके बाद देखिए, सबसे पहले तो आपको 10th का सर्टिफिकेट चाहिए एजुकेशनल, और आपने अगर गलती से मेंशन कर दिया है कि मेरे पास ITI भी है, हमारे पास BTech भी है, तो वो आपको फॉर्म वाला जो चीज़ है वो दिखाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने फॉर्म में लिखा है कि मेरे पास ये डिग्री है। अगर नहीं दिखाते हैं तो आपका रिजल्ट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन क्या होता है रेलवे ऑफिसर उसमें रिमार्क लिख देता है कि इन्होंने फॉर्म में भरा था ये नहीं है, लेकिन इससे आपकी जो उस पर अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th है और 10th की मार्कशीट ज़रूरी है। बाकी ज़रूरी है वो आपकी जॉब के लिए ज़रूरी है, और आपकी जो फॉर्म अप्लाई में लिखा है उसको सही ठहराने के लिए ज़रूरी है कि मैं ग्रेजुएट था, ग्रेजुएट भरा था, गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिया है। उसके बाद दूसरा आपका है, आपका जो एनी डॉक्यूमेंट चेंज ऑफ फॉर्मल, नाम वगैरह चेंज किए हैं, जिनका कोई नाम नहीं चेंज हुआ है कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद जो कैंडिडेट CCA वाले वगैरह हैं उनको SCBT NCBT चाहिए, ये भी चाहिए। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, तो देखिए इसके लिए कोई अलग से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती, लोग कहते हैं अलग से ले जाएं, ये आपके 10th के मार्कशीट में अगर डेट बर्थ सही है वही चल जाएगा, इसी से काम हो जाता है। अगर आपको कोई इशू है तब ये सर्टिफिकेट की ज़रूरी पड़ेगी, नॉट कंसिडर्ड वैलिड प्रूफ है, ये कह रहा है। बर्थ सर्टिफिकेट को आपको वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ क्या कह रहा है, नहीं मानेंगे, इसलिए आपको क्या करना है, सर्टिफिकेट प्रूफ डेट ऑफ बर्थ इज मेंशन इन नोटिफिकेशन इन द एब्सेंस ऑफ रिलेवेंट वगैरह वगैरह में इशू आ जाएगा, यानी मार्कशीट में आपका जो है उसको सबसे वैलिड प्रूफ माना गया है। बाकी अगर कोई चीज़ इधर उधर चेंज रहेगा तो नहीं मानेंगे। उसके बाद आपका देखो SC ST कम्युनिटी का कहते हैं लोग कि स्टेट का होना चाहिए, सेंट्रल का होना चाहिए, या OBC मुझे कौन से फॉर्मेट में होना चाहिए, तो ये सारा चीज़ें ना आपको नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, हर बार लिखा हुआ रहता है कि आपको इसी फॉर्मेट में बनाना है, जो Annex 2 में दिया हुआ है सबका फॉर्मेट, और SC ST का NS में, ये स्टेट का हो या सेंट्रल का हो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जो ये फॉर्मेट है वो फॉर्मेट
सेंट्रल का माना जाता है और ये सेंट्रल वाला फॉर्मेट दिया हुआ रहता है, इसी फॉर्मेट पे बना लीजिए। कुछ लोग का कहता है कि मेरा डीएम का है, मेरे और नीचे के है ऑफिस का है, और या ब्लॉक लेवल के ऑफिसर का है, बीडीओ का है, सभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में वैलिड माने जाते हैं, बशर्ते उसकी लाइफ ओबीसी का 1 ईयर है। एससी एसटी का लाइफ अनलिमिटेड होता है, एक बार सर्टिफिकेट बन गया तो उनकी कास्ट नहीं चेंज होती। ओबीसी का चेंज इसलिए हो जाता है कि उनके लिए फाइनेंशियल ईयर बाई एसेट बाई चेंज होता है, यानी ये आपका नॉन क्रिमिनल लेयर से क्रिमिनल लेयर, क्रिमिनल से नॉन क्रिमिनल चेंज हो सकता है किसी का कंडीशन। कुछ लोगों का ये भी कमेंट है कि ओबीसी के जो फॉर्मेट हमने भरा था अभी यूआर में क्वालिफाई कर गए, तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप क्लियरली वहीं मेंशन कर दें कि कोई आपके ऑफिसर आपके पेपर पे रिमार्क नहीं लिखे, बोल दीजिए कि मैं यूआर में क्वालिफाई हूँ, आपको पता है, तो आप कॉन्फिडेंस वहीं ख़त्म हो जाएगा, आपका काम कोई ज़रूरी नहीं है ओबीसी का। ये मेरे साथ हो रखा है। उसके बाद ओबीसी का इशू है कि ओल्ड भी मांगेगा और नया भी मांगेगा क्या। तो देखिए, जब फॉर्म भरते हैं आप, उस समय क्या होता है, ओबीसी में आपने अपना क्या लिखते हैं, नंबर लिखते हैं, ओबीसी नंबर या सर्टिफिकेट नंबर, वो वेरीफाई के लिए ओल्ड ज़रूरी है। और नया किस लिए ज़रूरी है, आपको नए इनकम के लिए। तो देखिए, अगर ओल्ड है तो ओल्ड भी ले जाइए, न्यू है तो न्यू, दोनों ले जाइए। इससे क्या होगा, कोई रिमार्क आपके पेपर पे नहीं लिख पाएगा। लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो न्यूज़ ज़रूरी है, ओल्ड की कोई ज़रूरी नहीं है। ओल्ड की फ़ोटोकॉपी भी ले लेंगे तो दिखा देंगे कि ये मेरा सर्टिफिकेट नंबर है, तो वैलिड माना जाएगा। लेकिन जनरली आपको रखना चाहिए कि अगर पुराना भी बना है तो नया भी ले लें। उसके बाद आपका ईडब्ल्यूएस का है। ईडब्ल्यूएस के लिए लिखा गया है कि फाइनेंशियल ईयर कोई भी होनी चाहिए, कोई इशू नहीं है। अगर ईडब्ल्यूएस से आपने क्वालिफाई यूआर में किया है तब कोई फिर ईडब्ल्यूएस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन इशू वही है रिमार्क वाला, आपको रिमार्क से बचना चाहिए, ऑफिसर को कन्वे करना चाहिए जो डीबी में रहेंगे कि मेरा सिलेक्शन यूआर में है तो ईडब्ल्यूएस की नहीं ज़रूरी है। अगर रिमार्क नहीं लिखा जाता तो आपका फर्स्ट पैनल में आएगा, नहीं तो फिर डिसीजन पेंडिंग में चला जाता है। थोड़ा मतलब डिसीजन जो उनके अथॉरिटी होते हैं, चेयरमैन वगैरह होते हैं, वो लेंगे, तो हो सकता है उसमें टाइम डिले हो, नहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है, साथ के साथ भी आ सकता है रिजल्ट। लेकिन रिमार्क अच्छी चीज़ नहीं है। फिर एनओसी, अगर कोई कैंडिडेट जॉब में है तो उनको एनओसी देना है। अगर फॉर्म में आपने एनओसी नहीं लिखा है, आप इम्प्लाई नहीं लिखे हैं तो डायरेक्ट भी जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन लिखा है तो आपको एनओसी देना पड़ेगा। लेकिन कोई कैंडिडेट के कह रहे हैं कि लिखा था, एनओसी नहीं मिला, तो आप लास्ट में क्या कर सकते हैं, रिजिग्नेशन देकर आप वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सीधा बोल सकते हैं कि मैं जॉब में नहीं हूँ, हमारा फॉर्म में भी नहीं मेंशन था, मैं जॉब में भी नहीं हूँ। हाँ, इससे कोई चीज़ आपकी ट्रांसफ़र होने में, एनपीएस वगैरह में दिक्कत आती है, तो वो ज्वाइनिंग के समय आप सही सही चीज़ें कर लेंगे तो कुछ सोल्यूशन हो जाएगा। क्योंकि गलत तो गलत ही है, उसमें करेक्शन 100% नहीं होती है। उसके बाद आपका है सेल्फ डिक्लेरेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, एक सर्विसमैन के लिए है, उनके लिए है। तो ये जो एक सर्विसमैन वाले कैंडिडेट भरेंगे, और लेवल 1 में एक सर्विसमैन कितने जाएंगे, बहुत कम, रेयर केस में जाते हैं। उसके बाद पीडब्ल्यूडी के लिए जो उनको भी, जैसे ओबीसी एससी का उनका सर्टिफिकेट है, उनके फॉर्मेट नंबर ए बी सी तीनों दिया हुआ है, और तीनों में परसेंटेज क्या होता है, आपकी डिसेबिलिटी कितना है वगैरह वगैरह लिखा हुआ होता है। उसके बाद आपका है फोटो आइडेंटिटी कार्ड मेंशन इन नोटिफिकेशन एंड फोटो कॉपी ऑफ बोथ साइड ऑफ आधार कार्ड विथ ये आपका ओरिजिनल का, वो भी रखना है, वो भी लेके जाना है। 1 एनी, यानी आपको फ़ोटो अगर पुराना है तो पुराना भी ले लीजिए, फ़ोटो आइडेंटिटी कार्ड अगर इसमें मेंशन है, अगर जॉब वगैरह में है तो आप ले लीजिए, नहीं तो आधार तो लेना ही है। आधार भी सबसे ज़्यादा आधार का ही आजकल यूज हो रहा है, उसके अलावा भी और कोई होते हैं, लेकिन यहाँ आधार ज़रूरी मेंशन है। उसके बाद आपका पेमेंट का रिसीप्ट मांग रहा है, कई लोगों के पास ये नहीं होता, तो कम्युनिकेट कीजिए। हो सकता है कि अगर आपके पास पेमेंट का रिसीप्ट नहीं है तो आपने जो फॉर्म भरा था, फॉर्म में पेमेंट का स्टेटस था, उसमें भी रिसिप्ट रहता है एक तरीके से कि पेमेंट हुआ है, वो भी काम आ जाएगा। या आपने फी रिफंड लिया है, उसके बारे में भी कुछ ले सकते हैं। और अगर आपके पास सारा चीज़ है पेमेंट का तो वो तो रखिएगा ही।
उसके बारे में है। ऑफलाइन पेमेंट के लिए कह रहा है थ्रू ट्रांस ऑफ SBI पे स्लिप एंड रिकमेंडेड फॉर कंप्यूटराइज पोस्ट वगैरह, और ऑनलाइन वाला भी अगर आपका पेमेंट में है तो दोनों ले लीजिएगा। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट अगर कोई इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन वाला है, EWS जिन्होंने कर रखा है, एग्ज़ाम फी में एग्जाम्पशन लिया है उनके लिए है। और कई जगह पे ये EWS कर रहा हूँ, EBC का इशू है, तो EBC वाला कई जगह ये भारी पड़ जाता है लोगों को, पहले भर देते हैं गलती से। कोई कहते हैं कि मैं कैफ़े में गया था, उन्होंने गलती से भर दिया। हालांकि मैं कहता हूं कि EBC अप्लाई करने से कोई आज के डेट में कोई फ़ायदा नहीं है, केवल एग्ज़ाम फी एग्जाम्पशन मिलता है, कोई आपको रिजर्वेशन नहीं है और प्रॉब्लम बहुत सारा क्रिएट होता है। लेकिन अगर आपने भर लिया है तो कहीं ना कहीं से बना लीजिए, आपके लिए बेहतर रहेगा। किसी लेवल का एक बना लीजिए, जहाँ से बनता है उस इकोनॉमिकल सेक्टर का अपनी आय प्रमाण पत्र बना लीजिए उतना का। अगर नहीं बनता है तो बहुत सारा दिक्कत है, क्योंकि इनका क्राइटेरिया इतना कम है कि आज के डेट में किसी का जल्दी बन नहीं पाता, दिक्कत होती है। तो इसको ना सिलेक्ट करें, इससे दूर रहते तो अच्छा है। लेकिन अगर आपने भर दिया है तो इसका सोल्यूशन आप ले लीजिए, चाहे किसी से रिक्वेस्ट करके बनाना पड़े या और कोई तरीके से बनाना पड़े, इसको बना लीजिए। उसके बाद माइनॉरिटी सर्टिफिकेट है अलग के लिए, ये नॉर्मल कैंडिडेट पे लागू नहीं होता है। ट्रांसजेंडर के लिए सेल्फ है, ये भी नॉर्मल कैंडिडेट का नहीं है। JNK वाला आपका डोमिसाइल आपके पास लगता नहीं है, आपके पास डिवोर्सी और ये आपका विदुर या वगैरह वगैरह का ये भी आपका लगता नहीं है। उसके बाद विंडो और वगैरह वगैरह वाला का आपका लगता नहीं है। उसके बाद जो अगला कमेंट है उसके बारे में आप देख ही रहे हैं, 6 कॉपी फोटो कॉपी है, कई जगह 3 कॉपी भी लिखा हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा, हम तो कह रहे हैं 6 नहीं, आपका बैग का वजन नहीं कम हो जाएगा, 10 का सेट बना लीजिए, आराम से रखिए। जहाँ कहे तो एक चिपकाने के लिए बोले 2 लगा दे दीजिए कि 2 लीजिए, मेरे पास 2 पड़ा हुआ है, कोई ज़रूरी नहीं है 2 फोटो बचा के। अब इसके बाद इसमें कुछ बैकग्राउंड वगैरह का लोगों का इशू आता है। तो देखिए, फ़ोटो स्कैन जो आपने किया है पेपर में, जो आपने एग्ज़ाम में लगाया था, वह बैकग्राउंड आप नहीं चेंज करिए, उसी के जैसा रखिए, अच्छा रहता है। हालांकि कोई भी फ़ोटो आइडेंटिटी आपकी चलेगी, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, लेटेस्ट होना चाहिए। लेकिन ध्यान रखिए कि जब एप्लीकेशन फॉर्म से जैसा अगर मैच करता है ना, तो आप पे किसी को संदेह नहीं होता ऑफिसर को, और उसका काम आसान होता है। तो आपको भी वो रिमार्क लिखने से बचेगा आपके फॉर्म में। यानी मैच करते रहिए, क्लॉथ वैसे ही अगर मिल जाए तो वैसे ही रखिए। बहुत सारा अपनी हेयर स्टाइल वगैरह चेंज नहीं कीजिए। बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि आप पे तो नहीं पता चलता कि फ़ोटो से क्या होता है, लेकिन दूसरे व्यक्ति जो सामने से देखता है उस पर एक इम्प्रेशन पड़ता है। मान लीजिए कि 2 फोटो है, मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, एक फ़ोटो यहाँ है, एक फ़ोटो यहाँ है, ये एप्लीकेशन फ़ोटो और ये आपका जब एग्ज़ाम में जा रहे हैं वो फ़ोटो है, और दोनों अगर 90 से 95% मैच कर रहा है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन मैं बता रहा हूँ कि ये फ़ोटो और ये फ़ोटो 30% मैच कर रहा है, तो ऑफिसर इस वाला को जो देखेगा जिसका 90 से 95% लगता है, उसमें बोलेगा अच्छा इंप्रेशन जा रहा है, कैंडिडेट वही है जो कैंडिडेट ने फॉर्म भरा है। अगर किसी में दिक्कत होगा, अगर इस लगता है कि इस फोटो और इस फोटो में बहुत सारा चेंज है, उसको 30% 20% हो रहा है, तो वो कहेगा कि बैठो, आपको चेयरमैन से मिला रहे हैं, ऑफिसर से बात करा रहे हैं, ऐसे ऐसे कोई ना कोई अलग तरीके के ऑफिसर का टोन हो जाता है। मतलब वो आपको समझता है कि कुछ ना कुछ इन दोनों फोटो के बीच में या पिक्चर के बीच में डिफरेंस है, जिसकी वेरीफाई नेक्स्ट स्टेज पे करना ज़रूरी है। समझ रहे होंगे, नेक्स्ट स्टेज मतलब कोई और तरीके से कर ले। हालांकि आप कल बायोमेट्रिक हो रहा है, कोई ज़्यादा इशू नहीं है, लेकिन फिर भी जो भी आदमी करता है, अगर सस्पेंस पैदा होता है तो सस्पेंस को वेरीफाई करता है। ये सारी चीज़ें हैं, सारी चीज़ों को आप देखते रहिए। और आपका नॉर्मल कैंडिडेट का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है 10 तारीख के बाद, यानी 11-12 से जब भी आगे स्टार्ट हो जाएगी, तो हमें लगता है कि जल्दी ही स्टार्ट हो जाएगा और रिजल्ट आपके 30 तारीख तक। थैंक यू, धन्यवाद।